चलो फ्रेंड, आज हम सृष्टि दिवास मैडम का ऐसे देखते हैं। ठीक है, उन्होंने मस्त ऐसे लिखा है यहाँ पे। मैं भी आपके साथ साथ में ऐसे को समझूंगा। ऐसे समझना फ्रेंड शुरुआत में बहुत मुश्किल रहता है। मुझे भी समझ नहीं आता था। अब धीमे धीमे प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करता गया अब ऐसे समझ आते फ्रेंड। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग ऐसे प्रैक्टिस करो। हम आज साथ में देखते हैं ऐसे। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले ये ऐसे का टॉपिक है, टॉपिक को समझते हैं। कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी ए शेडो। आप अपना जो चेहरा है ना, चेहरा फेस है, उसको सनशाइन की ओर रखो, सन की रोशनी की ओर रखो, तो आपको कभी शेडो देखना नहीं पड़ेगा। आपके पीछे कभी शेडो नहीं रहेगा, आपको कभी परछाई देखनी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे फेस, सनशाइन एंड शेडो, ये क्या बात कर रहे हैं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा हमें, है ना। यहाँ पे तो सबसे पहले ऐसे में समझने के लिए क्या है हमारे पास, तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है कौन से, एक तो फेस है, फिर कौन सा है, सनशाइन है और शेडो है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे सामने। अब फेस को सनशाइन की ओर रखोगे तो शेडो कभी देखना नहीं पड़ेगा। ये कौन से सनशाइन की बात कर रहा है फ्रेंड और कौन से शेडो की बात कर रहे हैं, तो ये सनशाइन यानी कि फ्रेंड पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। लाइफ में पॉजिटिव रहो आप, तो आपको कभी है ना पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, उसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे को अब लार्जर पर्सपेक्टिव में जो मैम ने लिखा है उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर बीच बीच में लगेगा तो हम भी साथ साथ में अपना इनपुट दे सकते हैं और इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे। अब इन्होंने कैसे शुरुआत की, हम भी इस वे में शुरुआत कर सकते हैं, हम और भी कुछ सोच सकते हैं। इन्होंने कैसे शुरुआत की है कि सी वॉज इन चेंज, वो बेड़ियों में बंधी हुई थी, चेन्स में बंधी हुई थी, येट सी स्ट्रगल टू ब्रेक देम। स्टिल उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया। कौन सा स्ट्रगल किया, तो ब्रेक देम। ये चेन्स थी जो बेड़ियाँ थी, बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की उन्होंने, बेड़ियों को तोड़ने के लिए उन्होंने कोशिश करते रहे। सी वॉज स्लाइस्ड इनटू पीसीस, वो टुकड़ों में उनको बांट दिया गया था, उनको क्या किया गया था, टुकड़ों में बांट दिया गया था। येट सी डिड नॉट स्टॉप, तो भी वो कभी रुके नहीं, वो कभी रुके नहीं। सी वॉज सराउंडेड बाय शैडो, वो अपने आसपास शैडो से सराउंडेड थी। येट सी सो द सनशाइन, स्टिल उन्होंने क्या देखा फ्रेंड, सनशाइन देखा। तो इस तरह का ऐसे यहाँ पे इन्होंने शुरुआत की ऐसे की। ये किसकी बात कर रही है, दिस इज द इंडिया, हमारे प्यारे कंट्री, हमारा प्यारा देश भारत की बात कर रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं कि भारत क्या था, भारत बेड़ियों में बंधा हुआ था। चेन्स, कौन सी बेड़ियाँ थी यहाँ पे, कॉलोनियलिज्म की बेड़ियाँ थी। कॉलोनियलिज्म यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के अंदर हम बंधे हुए थे फ्रेंड, है ना। तो अभी हमने क्या किया, फ्रीडम स्ट्रगल चलती रही हमारी और उन बेड़ियों से दूर होने की कोशिश करते रहे। सी वॉज स्लाइस्ड इनटू पीसीस यानी टुकड़ों में बांट दिया गया था। कैसे टुकड़े फ्रेंड, तो याद करो जो हमारा इंडिपेंडेंस इंडिया हुआ उसमें से दो कंट्रीज बन के आए, एक पाकिस्तान और एक हमारा प्यारा भारत, है ना। तो ये दो टुकड़ों में हमें बांट दिया गया, पर तो भी हम कभी रुके नहीं रुके। अलग अलग हमने देखी, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, वाइट रिवॉल्यूशन लाया, अलग अलग प्लानिंग कमीशन आया, फिर नीति आयोग आया, और आज हम दुनिया की कैसी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। तो हम कभी रुके नहीं फ्रेंड, है ना। हमें टुकड़ों में बांट दिया गया तो भी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी वॉज सराउंडेड बाय शैडो, सराउंडेड थी किससे, शैडो से। उस टाइम याद करो फ्रेंड, जो हम आज़ाद हुए थे, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तब क्या थी उस टाइम, पॉवर्टी थी। कितने पॉवर्टी थी, तो पॉवर्टी थी, ऑलमोस्ट 80% लोग पुअर थे, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। वहाँ पे हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ देखो वहाँ देखो, सभी जगह हंगर था, लोग मर रहे थे, मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस, बहुत सारी दिक्कतें थी, थोड़ी ना कम दिक्कतें थी। और एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, जो इंडिया और पाकिस्तान जो ये कंट्री दोनों बने थे, किसके बेस पे बने थे, रिलीजन के नाम पे दोनों कंट्रीज अलग अलग हुए, है ना। पाकिस्तान ने रिलीजन के नाम पे अलग वो एक कंट्री बना। तो उस टाइम में जो ये पाकिस्तान से इस साइड आ रहे थे इंडिया की ओर, इंडिया से पाकिस्तान की ओर जो लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मर रहे थे। क्यों, कम्युनलिज्म यानी कि कौमवाद का जहर वहाँ पे निकला हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो भी हम कभी रुके नहीं, और ऐसे सराउंड जो शैडो थे, ऐसे जो पॉवर्टी वाले, हंगर वाले, कम्युनलिज्म वाले, तो भी हमने क्या देखा, सनशाइन देखा। और आज विश्व में हम कौन सी, फोर्थ महासत्ता, फोर्थ ग्लोबल इकोनॉमी बन गए फ्रेंड। ठीक है, तो इन्होंने ये बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या किया है, हम इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है किसी भी ऐसे का, तो वो इन्होंने बहुत अच्छे से हमें सिखाया। देखो यहाँ पे ये लाइन थोड़ी हम पढ़ते, दिस इज इंडिया, ये भारत की कहानी है। किसकी कहानी है, ये भारत की कहानी है। तो इंडिया डेट वॉज इन द चेन्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, कौन सी चेन में इंडिया था, कौन सी बेड़ियों से बंधा हुआ था, कॉलोनियलिज्म की बेड़ियों से बंधा हुआ था। स्लाइस इनटू पीसीस बाय पार्टीशन जो हमारा इंडिया का हुआ, उससे अलग अलग टुकड़ों में, यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दो टुकड़ों में बांटा गया उसको। एंड सराउंडेड बाय शैडो, ये शैडो कौन से थे, पॉवर्टी थी, यहाँ पे गरीबी थी, हंगर थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और कम्युनलिज्म, ये कौमवाद की वजह से लोग मारे जा रहे थे।
ठीक है फ्रेंड। तो ये सब इतना सारा प्रॉब्लम था, इन सब हर्डल के बावजूद, डिस्पाइट द हर्डल्स, यहाँ पे इन्होंने मस्त एक लिंकेजिंग वर्ड यूज़ किया है कि डिस्पाइट द हर्डल्स इंडिया चोज टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी। भारत ने क्या चूज़ किया? सोवरेनिटी, हमारी सार्वभौम, हमारी जो कंट्री है उनकी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने का उन्होंने फिक्स किया। मूव ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के पाथ पे आगे बढ़ते रहे, टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। उस टाइम फ्रेंड जब इन्होंने ऐसे लिखा था तब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, पर आज हम कौन सी है? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, हम जापान को भी पछाड़ दिया है फ्रेंड, ठीक है। तो इन्होंने कितना ब्यूटीफुली ये लिखा है फ्रेंड, कितना अच्छे से लिखा है, एमिंग टू बिकम द विश्व गुरु। और हम, हमारा एम क्या है? विश्व गुरु बनने का हमारा एम है, विश्व गुरु बनने का हमारा एम है। कितना अच्छा यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि विश्व गुरु बनने का हमारा सपना है। और यहाँ पे इन्होंने डेटा भी यूज़ किया है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे वर्ड्स हमें यूज़ करना है और इस तरह ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ये ऐसे ही पूरा ऑप्टिमिस्टिक, पूरा पॉजिटिविटी के बारे में कि अगर हम सनशाइन देखेंगे तो हमें कभी शैडो नहीं देखना पड़ेगा। हमने सनशाइन देखा, हम कभी रुके नहीं, है ना फ्रेंड, हम कभी रुके नहीं, हम डेवलपमेंट करते गए। तो हमारी जो पॉवर्टी थी, यानी कि जो शैडो था, शैडो कौन सा शैडो? पॉवर्टी वाला था, कम्युनलिज्म वाला था और हंगर वाला था। तो उन सब शैडो को हमने पछाड़ दिया फ्रेंड, ठीक है। और आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। तो इस तरह से इन्होंने मस्त ब्यूटीफुली क्या किया है? ब्यूटीफुली यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, इंट्रोडक्शन को यहाँ पे लिखा है इस ऐसे में। दिस जर्नी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ सेटर्ड कॉलोनी, कैसी थी हम? वहाँ पे सेटर्ड कॉलोनी थी, एक कॉलोनी, एक ब्रिटिशर्स की तो कॉलोनी थी ना हम, तो सेटर्ड कॉलोनी टू प्रोग्रेसिव नेशन बन गए आज। कैसे नेशन बने आज हम? प्रोग्रेसिव नेशन बने। ऐसे अच्छे अच्छे हमें वर्ड यूज़ करने हैं। और प्रोग्रेसिव नेशन यानी कि समृद्ध भारत, समृद्ध भारत बने हम। क्या बने हैं? समृद्ध भारत आज बने हैं। वन ऑफ द बेस्ट ऐसे आज ये फ्रेंड मैंने देखा है। हाँ, आपने पता नहीं और ऐसे देखे होंगे कि नहीं, अगर आपने देखे तो अच्छी बात है ना, पर मुझे ये बेस्ट ऐसे लगा है। ऐसे तो इशिता किशोर मैम का भी ऐसे बेस्ट ऐसे है, ठीक है। ये ऐसे भी बहुत अच्छा है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको समझ तो आ रहा है ना, जैसे मैं समझ रहा हूँ आपको भी समझ आना चाहिए। कहीं कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखना है ना फ्रेंड, पर आपको भी समझ आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया। तो आज हम कैसे बने? प्रोग्रेसिव नेशन बन गए। प्रोग्रेसिव नेशन यानी उन्होंने समृद्ध भारत, पहले इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज किया कि एमिंग टू बिकम विश्वगुरु, हम विश्वगुरु बनने की हम कोशिश में है, और यहाँ पे समृद्ध भारत हम बन गए, ये इन्होंने लिखा है, ठीक है। सोच दैट इफ़ वी हैव कन्विक्शन एंड करेज, कितने अच्छे वर्ड यूज़ किए इन्होंने कि ये शो क्या करता है? आज हम समृद्ध भारत बन गए है ना फ्रेंड, तो ये समृद्ध भारत हम बन गए, तो ये क्या शो करता है कि हमारा कन्विक्शन, हमारा करेज टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ये शो करता है कि हमारे अंदर कितना कन्विक्शन है और हमें कितनी करेज है। कौन सी करेज? किसके लिए? तो ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड, हमें विजनरी बनने के लिए, भविष्य देखने वाले, हम ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव बनने की हमारी कन्विक्शन, करेज यहाँ पे ये शो करता है। नॉट लूज होप इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, कैसी भी सिचुएशन आए, जितनी भी डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन आए, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आए, पर हमें कभी होप, हमारी जो आशा है उसको छोड़ना नहीं है कभी। तो वी शैल प्रॉस्पर, तो ही हम प्रॉस्पर बन पाएंगे, हम प्रॉस्पर बन पाएंगे। यहाँ पे जितनी भी हमारी लाइफ में तकलीफ़ें आती है, हमारी इंडिविजुअल की बात की जाए, सोसाइटी की बात की जाए, नेशन की बात की जाए, जितनी भी तकलीफ़ें आती है, उन सब के सामने अगर हम कन्विक्शन से खड़े हैं, करेज से खड़े हैं और ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तो कभी आशाएं हम नहीं छोड़ेंगे और हम प्रॉस्पर बनेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो इन्होंने मस्त इस तरह ऐसे को स्टार्ट किया, ऐसे को लिखा है। आगे अब इन्होंने पर्सपेक्टिव देने का स्टार्ट किया है। Let us explore through this essay the various dimensions of sunshine and shadow। अब हमने शुरुआत में जैसे बात की, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड थे, कौन से थे? फेस था, सनशाइन, सन शैडो था। अगर आप फेस को सनशाइन की ओर रखते हो तो क्या है? आपको शैडो देखना नहीं पड़ेगा। तो अब सनशाइन क्या है और शैडो क्या है, तो उसके अलग अलग डायमेंशंस यहाँ पे हमें समझाने। नेसेसिटी एंड डेंजर्स ऑफ बोथ, सनशाइन की रिक्वायरमेंट क्यों क्या है, सनशाइन की डेंजर्स क्या है, शैडो की रिक्वायरमेंट क्यों है लाइफ में, और डेंजर शैडो का क्या हो सकता है, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, हम आगे क्या कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम अलग अलग डायमेंशन से समझाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे इन्होंने कैसे हेडिंग दिया है? हेडिंग इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। हेडिंग क्या दिया है? द मल्टीपल फेसेस ऑफ सनशाइन एंड शैडो। हमने यहाँ पे बात किया ना कि जैसे हमें क्या दिखाना है यहाँ पे कि नेसेसिटी एंड डेंजर्स, नेसेसिटी यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट और डेंजर यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट, सनशाइन और शैडो का हमें दिखाना है। तो इसको इन्होंने बहुत अच्छे से
यहाँ पे हेडिंग दिया है कि मल्टीपल फेसिस यानी कि नेसेसिटी वाला फेस और डेंजर वाला फेस। ये मल्टीपल फेसिस ऑफ सनशाइन एंड शैडो यहाँ पे हम दिखाएंगे, ऐसा ये बात करें और इन्होंने इस तरह ऐसे को लिखा है। ठीक है, हम समझते हैं इस ऐसे को और डिटेल में, मल्टीपल फेसिस ऑफ सनशाइन एंड शैडो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये समझाया शायद यहाँ पे कि सनशाइन क्या है और शैडो क्या है। सनशाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड? सनशाइन रिप्रेजेंट लाइट एंड ब्राइटनेस। सनशाइन यानी कि लाइट प्रेजेंट, इसका मतलब है कि लाइट एंड ब्राइटनेस। सनशाइन कैसी होती है? सन से रेज आते हैं, सन की रोशनी आती है, तो रोशनी कैसी होती है? लाइट वाली होती है, ब्राइट होती है। तो सनशाइन का मतलब है लाइट एंड ब्राइटनेस। एंड शैडो का मतलब क्या है? शैडो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नेगेटिविटी एंड डार्कनेस की बात कर रही है कि सनशाइन है, सनशाइन लाइट एंड ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट कर रही है और शैडो है वो नेगेटिविटी एंड डार्कनेस को प्रेजेंट कर रही है। द फॉर्मर ब्रिंग्स होप एंड पॉजिटिविटी। जब आपकी लाइफ में लाइट एंड ब्राइटनेस होती है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में क्या आता है? होप आती है एंड पॉजिटिविटी आती है। तो सनशाइन है ये होप और पॉजिटिविटी दिखाती है। जब शैडो है यानी लेटर ब्रिंग्स डिस्टेम एंड डिसअपॉइंटमेंट, तो जो शैडो है यानी कि नेगेटिविटी एंड डार्कनेस वो हमारी लाइफ में क्या डिसअपॉइंटमेंट लेके आती है। तो आप अगर सनशाइन की ओर देखते हो तो आपकी लाइफ में क्या आएगा? होप आएगी और पॉजिटिविटी आएगी। पर अगर आप शैडो की ओर रहोगे तो आपकी लाइफ में डिस्टेंस एंड डिसअपॉइंटमेंट आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह यहाँ पे ये समझा रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी ये मल्टीपल फेसिस में दिखा रहे हैं कि व्हेन वन कीप्स हर फेस टू द सनशाइन। अब आप यहाँ पे हम शुरुआत में ऐसे के जो मेन टॉपिक है उसमें क्या बोला है कि आपको अपना फेस किसकी ओर रखना चाहिए? सनशाइन की ओर रखना चाहिए तो ताकि आप क्या नहीं दिखोगे? तो शैडो नहीं दिखोगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि अगर आप सनशाइन की ओर अपना फेस रखोगे तो क्या होगा? तो व्हेन वन कीप्स हर फेस टू द सनशाइन, जब आप अपना फेस सनशाइन की ओर रखोगे, सी अलाउज द पॉजिटिव वाइब्स टू सेव हर बिलीफ एंड कन्विक्शन। तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाइब्स आएगी आपकी लाइफ में, अगर आप सनशाइन की ओर यानी कि आप सनशाइन की ओर अपना फेस रखोगे तो आपकी लाइफ में क्या आएगी? ब्राइटनेस आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएगी और वो आपकी बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी बिलीफ होगी, बिलीफ को और आपके कन्विक्शन को ज़्यादा क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। वो आपकी बिलीफ एंड कन्विक्शन को सेव करेंगे। फॉर इंस्टेंस अब इन्होंने यहाँ पे हमें ये पूरा आर्ग्यूमेंट हो गया कि सनशाइन की ओर अगर अपना फेस रखते हैं तो क्या होगा। अब उसको यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल देके समझा दिया। अब एग्जांपल किनका इन्होंने दिया है? तो अरुणिमा सिन्हा का इन्होंने एग्जांपल दिया। हम सबको पता है अरुणिमा सिन्हा की कहानी रियल लाइफ स्टोरी है कि उनके दोनों पैर कट गए थे तो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी, है ना। तो ये सबको पता है हमको। तो अरुणिमा सिन्हा की इन्होंने ये एग्जांपल दिया कि अरुणिमा सिन्हा फेस द शैडो ऑफ हर डिसेबिलिटी। इनकी लाइफ में शैडो था, कौन सा शैडो था? शैडो ऑफ डिसेबिलिटी। उनके दोनों पैर कट गए थे तो ये डिसेबिलिटी थी उनकी, तो इनकी लाइफ में शैडो था डिसेबिलिटी वाला। येट सी नेवर गिव अप, तो भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया कभी फ्रेंड, याद करो यहाँ पे इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। एंड बिकेम द फर्स्ट एम्प्यूट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ऐसे पैर कटने वाली इनको क्या बोलते हैं? तो एम्प्यूट बोलते हैं। तो ऐसी फर्स्ट एम्प्यूट महिला बनी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। तो ये कितना ब्यूटीफुली इन्होंने एग्जाम्पल के साथ में लिंक करके आर्गूमेंट को सब्सटेंटिव किया है फ्रेंड। ठीक है, इस तरह ही हमें हमारा ऐसे को ज़्यादा मजबूत बनाना है। फिर इन्होंने सुधा मूर्ति मैम का भी एग्जाम्पल दिया है कि सुधा मूर्ति कौन नहीं जानता इनको, है ना फ्रेंड, सब जानते होंगे, आप सब जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। तो सुधा मूर्ति मैम ऑल्सो हैंडल द शैडो ऑफ पैट्रियार्की। उनके टाइम में उन्होंने क्या किया था कि इंजीनियरिंग कॉलेज थी और वो ऑल बॉयज़ कॉलेज थी, सब जो कॉलेज थी लड़कों वाली कॉलेज थी। अब उनको क्या करना था? इंजीनियरिंग करना था। तो पैट्रियार्की यहाँ पे इनको असर कर रही थी, पैट्रियार्की का इफेक्ट हो रहा था कि पैट्रियार्की क्या कर रही कि आप तो लड़की हो के लड़कों वाली कॉलेज में आप कैसे जा सकते हो, पर इनको इंजीनियरिंग करना ही था। तो सुधा मूर्ति ऑल्सो हैंडल द शैडो ऑफ पैट्रियार्की की शैडो को इन्होंने हैंडल किया एंड सो द सनशाइन ऑफ बीइंग एन इंजीनियरिंग इन ऑल बॉयज़ कॉलेज। और इन्होंने सनशाइन देखा, कौन सा सनशाइन देखा कि इंजीनियर वो बनी, ऑल बॉयज़ कॉलेज थी उसमें भी वो इंजीनियर बन के उन्होंने दिखा दिया। टुडे बीइंग अ सक्सेसफुल ऑथर, और आज उनको कौन नहीं जानता, वो सक्सेसफुल ऑथर भी है, राइट। आज इंजीनियर के साथ साथ में सक्सेसफुल ऑथर भी है। कितनी सारी बुक सुधा मूर्ति मैम ने लिखी है ना। और पॉडकास्ट में कितनी अलग अलग जगह पे आ जाती है। उनकी रियल लाइफ के एग्जाम्पल कितने सटीक होते हैं, बहुत लाइफ में कुछ ना कुछ हमें सिखा जाता है। तो यही फ्रेंड एक पॉजिटिविटी का एग्जांपल है कि अगर आप अपनी लाइफ में सनशाइन की ओर देखते हो तो आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, लाइफ में स्ट्रगल आएगी, स्ट्रगल हर एक की लाइफ में आती है। सुधा मूर्ति की उनकी जो लाइफ रही होगी, उन्होंने बॉयज़ कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो उनके लिए थोड़ी ना आसान रहा होगा।
पैट्रियार्की का शैडो पूरा उनको इम्पेक्ट कर रहा था। और एक बार एडमिशन मिल गया, मिलने के बाद भी 4 साल वहाँ पे कैसे निकाले होंगे। या अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल लेते हम, उनके पैर कट गए तो आसान थोड़ी ना रहा होगा कि विदाउट पैर वो पूरा वहाँ पे चढ़ जाए। उन्होंने कितना प्रैक्टिस किया होगा, कितनी स्ट्रगल की होगी, कितनी बार वो हारे होंगे, तो भी हर बार वो खड़े हुए होंगे। तो यही फ्रेंड पॉजिटिविटी दिखाती है कि अगर आप सनशाइन की ओर देखते हो तो आप में एक पॉजिटिविटी, कन्विक्शन ज़्यादा बढ़ता है, बिलीफ सिस्टम मजबूत होती है आपकी, है ना। और आप कभी गिव अप नहीं करते उस सिचुएशन में, और आप कभी बाद में शैडो आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा इस सिचुएशन में। तो ये मैम ने बहुत अच्छे से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को एग्जाम्पल के साथ में इन्होंने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। हेंस सनशाइन रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ कन्विक्शन। सनशाइन क्या रिफ्लेक्ट करता है, कन्विक्शन का पावर रिफ्लेक्ट करता है। एन इनडोमिटेबल स्पिरिट, कभी ना हारने वाला स्पिरिट यहाँ पे दिखाई देता है। इन अदर एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो सनशाइन रिप्रेजेंट ट्रांसपेरेंसी। सनशाइन को यहाँ पे इन्होंने ट्रांसपेरेंट के साथ भी लिंक किया है। सनशाइन यानी कि ट्रांसपेरेंसी। अब हम सोचेंगे सनशाइन यानी ट्रांसपेरेंसी कैसे हुआ, इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी लिख दिया है, ये बिल्कुल सटीक यहाँ पे बैठता भी है फ्रेंड, ठीक है। एज इट इज सेड दैट सनशाइन इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। इन्होंने कोट को यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि सनशाइन इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट किसको बोलते, तो बैक्टीरिया वगैरह हमारे हाथ पे बैठ जाते तो हम क्या साबुन का इस्तेमाल करते, ताकि वो बोलते कि 99% आपके क्या है हाथ में जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट साबुन को बोलते हैं, उस टाइप का जो साबुन आता है। तो ये सनशाइन भी क्या है, डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। सनशाइन भी डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, क्योंकि हम सनशाइन की ओर देखते हैं तो हमारी लाइफ में भी ऐसे नेगेटिव शैडो वो हट जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सनशाइन को पहले तो ट्रांसपेरेंट के साथ में लिंक किया, और उन्होंने सनशाइन का डिसइंफेक्टेंट के साथ में इन्होंने कंपेयर करके एक अच्छा सा कोड भी हमें दिखा दिया कि कोड भी, इसको कोड के साथ में भी क्या हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। द पावर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज रिफ्लेक्टेड थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन। और अब इन्होंने ट्रांसपेरेंसी को राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI से डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ दिया। तो पहले तो इन्होंने क्या किया, सनशाइन को ट्रांसपेरेंसी के साथ में जोड़ दिया, और ट्रांसपेरेंसी को राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ में जोड़ दिया। और राइट टू इन्फॉर्मेशन ने क्या किया, तो वी सेटर द शैडो ऑफ ओपेसिटी एंड एक्सपोज फ्रॉड। इन्होंने जो ओपेसिटी थी, पहले ओपेसिटी थी, है ना, कुछ हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें चाहिए होती तो हमें मिलती नहीं थी, तो वहाँ पे ओपेक सिस्टम थी पूरा। तो उन ओपेसिटी को, वहाँ पे कितने सारे फ्रॉड थे, तो उन फ्रॉड को उजागर किया। कैसे उजागर किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला, और उसमें हम ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई, और हम RTI करके कुछ भी चीज़ों को जान सकते हैं। तो अब ये सिस्टम कैसे ओपेक नहीं रही, तो इन्होंने इसकी वजह से क्या फ्रॉड वगैरह पकड़े जाते हैं अब। तो यहाँ पे इन्होंने सनशाइन को डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट के साथ में इस तरह लिंक किया है फ्रेंड, और उसमें एग्जांपल इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI का दे दिया। बहुत अच्छे से इन्होंने इस्तेमाल किया इस चीज़ का। बी इट द सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर हम सबको पता है गवर्नेंस में आता है, या सोशल ऑडिट, ये सब क्यों लाए, सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर वगैरह, तो गवर्नेंस को ज़्यादा मजबूत करने के लिए लाई है, पब्लिक जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए। तो बी इट द सिटीजन चार्टर हो और सोशल ऑडिट, दे ऑल रिफ्लेक्ट द एंड ऑफ एरा ऑफ डार्कनेस एंड बिगनिंग ऑफ एरा ऑफ ब्राइटनेस। ये सब क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, इन्होंने क्या मस्त यहाँ पे यूज़ किया है कि एंड ऑफ एरा ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस का एरा ख़त्म हुआ, एंड ब्राइटनेस का एरा स्टार्ट हुआ। डार्कनेस यानी कि शेडो वाला जो टाइम था वो ख़त्म हुआ, और ब्राइटनेस यानी कि सनशाइन वाला टाइम आ गया। किसकी वजह से आया, तो यहाँ पे सिटीजन चार्टर हो, सोशल ऑडिट हो, RTI वगैरह हो, इनकी वजह से। तो RTI को डायरेक्टली इन्होंने सिटीजन चार्टर से सोशल ऑडिट वगैरह सबके साथ में कंपेयर कर लिया यहाँ पे फ्रेंड, ठीक है। और इससे उन्होंने बहुत अच्छे से एक कोट भी बना दिया कि एंड ऑफ एरा ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस का एरा खत्म हुआ और ब्राइटनेस का एरा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे एक और बात भी हम समझ सकते हैं फ्रेंड, क्या बात समझ सकते हैं, यही बात हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे ऐसे को लिंक किया डायरेक्ट गवर्नेंस के साथ में भी। गवर्नेंस की 3 तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इन्होंने यूज़ कर दिया, ट्रांसपेरेंसी भी लेके आ गए, सिटीजन चार्टर भी लेके आ गए, सोशल ऑडिट भी लेके आ गए, ठीक है। तो ये हम ऐसे भी हमारे पेस्टल अप्रोच को भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। द सनशाइन इन्फ्लुएंस अप्लाई नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब ये हमको लगेगा सनशाइन सिर्फ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही लागू पड़ेगा, नहीं फ्रेंड, नेशन को भी लागू पड़ता है। हमने शुरुआत में ही कौन सी स्टोरी की, किसके बारे में स्टोरी की, इंडिया के बारे में ही तो बात किया था ना। इन्होंने ऐसे का शुरुआत ही इंडिया से किया कि वो बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, कौन था, इंडिया था। कितने सारे टुकड़ों में वो उनको डिवाइड कर दिया था, किसको, इंडिया को। शैडो भी वहाँ पे था पॉवर्टी वगैरह का, किसका, किन के ऊपर,
तो इंडिया के ऊपर, इंडिया एज ए नेशन, तो ये पूरा का पूरा जो ऐसे है इंडिया एज ए नेशन, नेशन के ऊपर भी यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं इस ऐसे को, ठीक है। तो सनशाइन इम्प्लोज अप्लाई नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन को सिर्फ अप्लाई नहीं करता, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल यानी कि अरुणिमा सिन्हा, सुधा मूर्ति वगैरह, इंस्टीट्यूशन यानी कि गवर्नेंस वगैरह, बट ऑल्सो नेशन को भी यहाँ पे उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। वी हैव अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ जापान, और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है किनका, जापान का एग्जाम्पल दिया है फ्रेंड, जापान का लिविंग एग्जाम्पल है। जापान को यहाँ पे कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो जापान को कौन नहीं जानता, सब जापान के बारे में सब जानते हैं। डिस्पाइट फेसिंग द शेडो ऑफ न्यूक्लियर बॉम्बिंग, जापान के ऊपर कितने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे किन्होंने, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, हम सबको पता है कि अमेरिका ने वहाँ पे लगाए, इनके ऊपर बॉम्ब बरसाए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब। एंड सिस्मिक इंस्टेबिलिटी, ये कहाँ पे आया हुआ है, जापान कहाँ पे है, यहाँ पे कुरिल आइलैंड वगैरह और पैसिफिक में आया। ये पैसिफिक वाला पूरा कैसा है, रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे जापान है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर में आया हुआ है। तो रिंग ऑफ फायर वो मोस्ट टेक्टोनिक प्लेट है, मोस्ट एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट है। आज भी वहाँ पे एक क्या आया हुआ है, आज भी वहाँ पे बहुत बड़ा 8.8 की वो अर्थक्वेक आया हुआ है और सुनामी आ रही है। तो सिस्मिक इंस्टेबल है, इतना बहुत प्रॉब्लम होने के बावजूद उन्होंने कभी हार मानी, कभी नहीं हार मानी। इट लुक्ड हाई एट द सनशाइन, उन्होंने ऑलवेज सनशाइन की ओर देखा, टू डेवलप इट सेल्फ इकोनॉमिकली एंड सोशली इकोनॉमिक दोनों तरह से डेवलप करने के लिए अपने ऑलवेज उन्होंने सनशाइन की ओर देखा, टू इमर्ज एज अ ग्रेट पावरफुल। और आज जापान है दुनिया में एक बहुत अच्छा सा पावरफुल है, पहले वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, आज इंडिया ने उनको पछाड़ दिया जापान पर। आज भी एक इतना छोटा कंट्री, इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद, उन्होंने इतना सारा शैडो देखने के बावजूद भी आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान बनाई। कौन सी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह भी हम एज नेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो, और ये वर्ल्ड ऑर्डर से भी आ गया, ठीक है। दिस सनशाइन ऑफ होप अप्लाइज टू ग्लोबल कंसर्न एज वेल, ग्लोबल कंसर्न के बारे में भी ये होप अप्लाई हो सकता है, सनशाइन वाला अप्लाई हो सकते हैं। अलग अलग यूज़ करो, इंडिविजुअल को हमने ले लिया, इंस्टीट्यूशन को ले लिया यहाँ पे, फिर हमने नेशन को ले लिया, जापान को, ठीक है। और अब हमें ग्लोबल कंसर्न के बारे में भी सोचेंगे, उनके ऊपर भी ये ऐसे अप्लाई करेंगे। बी इट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कंसर्न कौन सी है आज के टाइम में, क्लाइमेट चेंज, ये तो सबसे आगे है। टेररिज्म, इंडिया भी टेररिज्म का भोग बनता है सबसे ज़्यादा, है ना, इंडिया सबसे ज़्यादा टेररिज्म का भोग बनता है। तो यहाँ पे ग्लोबल कंसर्न में क्लाइमेट चेंज को ले लेंगे, हम टेररिज्म को ले लेंगे, सिविल अनरेस्ट को ले सकते हैं, या तो एक्सट्रीमिज्म को भी ले सकते हैं। ये सब आज प्रॉब्लम ही, सिविल अनरेस्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, हमारे साइड वाले कंट्री में ही देखने को मिल रहा है। पहले बांग्लादेश में हुआ, फिर म्यांमार में चल रहा है ना, और अफ्रीकन, कितने अफ्रीकन कंट्री में देखने को मिलता है। यहाँ तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स आज वॉर चल रहा है, जैसे वॉर किन के बीच में, वॉर रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, या ये इजराइल और हमास के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। तो वहाँ इन सब के प्रॉब्लम में क्या चाहिए हमें, सनशाइन ऑफ सॉलिडारिटी इज नीडेड, सॉलिडारिटी चाहिए यहाँ पे, सनशाइन ऑफ सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी यानी कि सम कंट्री को साथ में मिलके काम करना चाहिए, एक दूसरे का साथ चाहिए, मजबूताई से एक दूसरे के साथ में खड़े रहना पड़ेगा, टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विदाउट बॉर्डर्स। ये सब प्रॉब्लम्स कैसे हैं, प्रॉब्लम्स विदाउट बॉर्डर है, बॉर्डर यानी कि प्रॉब्लम्स विदाउट बॉर्डर यानी कि क्या, ये ऐसे प्रॉब्लम है जो किसी बॉर्डर को नहीं देखते, ये सब ऐसे प्रॉब्लम है किसी बॉर्डर को नहीं देखते। अगर क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में होगा तो वो भी हमें भी असर करेगा, टेररिज्म कहीं और कंट्री में होगा तो वो इंडिया को भी अफेक्ट करेगा, एक्सट्रीमिज्म कहीं और होगा तो वो भी हमें अफेक्ट करेगा। इसीलिए इन सब प्रॉब्लम को क्या है, प्रॉब्लम्स विदाउट बॉर्डर बोलते हैं। और इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, तो सॉलिडारिटी के साथ में, एक दूसरे के साथ में खड़े रह के एक टेबल पे आके बातें करना पड़ेगा। तो इस तरह एक ऐसे को यहाँ पे इन्होंने यूटिलाइजेशन किया है। इनिशिएटिव लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया ने इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। फिर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी अर्थक्वेक वगैरह आता है, या सुनामी आती है, या वॉल्केनो आता है, या तो फिर साइक्लोन आता है, तो उनके सबके सामने क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो। तो उसके लिए भी हमने CDRI बनाया, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन कर्बिंग टेररिज्म, टेररिज्म को करने के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया। G20 का प्लेटफॉर्म है। ऑल एम एट मेटामॉर्फिजिंग द शैडो ऑफ चैलेंजेस इनटू सनशाइन ऑफ कोलैबोरेशन। इन सब का मतलब क्या है, ये सब इनिशिएटिव क्यों लिए गए फ्रेंड, तो एम्ड एट मेटामॉर्फिजिंग द शैडो ऑफ चैलेंजेस, ये सब अलग अलग चैलेंजेस है, उन शैडो जो चैलेंजेस है उनको हरा के उनको मेटामॉर्फाइज करना, इसका मतलब है उनको ट्रांसफॉर्म करना, किसमें, सनशाइन में। और सनशाइन कौन सा, कोलैबोरेशन के। यानी कि ऐसा कह रहे कि इन सब प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करने के लिए इन सब इनिशिएटिव की ज़रूरत है, और
कोलेब्रेशन की ज़रूरत है ताकि हम हर एक इशू के ऊपर क्या कर सके, काम कर सके। तो इस तरह मैम ने क्या लिखा है, मस्त ऐसे लिखा है, ठीक है। बट इज इट सो ईजी टू फेस द सनशाइन। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम दूसरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिखाना है हमें, दूसरा पर्सपेक्टिव, क्योंकि बात कर रहे हैं कि ऑलवेज के पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, सनशाइन की ओर देखना है, सनशाइन की ओर देखना है। पर क्या इजी है कि सनशाइन की ओर देखें? और क्या सनशाइन की ओर देखने से हमेशा सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, है ना? सनशाइन की ओर देखने से अच्छा ही सब कुछ हो जाएगा? क्या जापान को, अमेरिका को उनको माफ़ कर देना चाहिए? या इंडिया पे इतना जो कॉलोनियलिज्म की वजह से हमें इतना नुकसान हुआ, तो क्या हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए? बहुत कुछ चीज़ें है फ्रेंड, तो और पर्सपेक्टिव भी हमें देखना चाहिए। तो बट इज़ इट सो ईजी टू फेस द सनशाइन, यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्या क्या ये ईजी है कि सनशाइन को फेस करना, सनशाइन को फेस करना ईजी है? हम क्या ज़्यादा टाइम तक सन के सामने खड़े रह सकते? इज इट सो स्मूथ टू ओवरकम द शैडो, शैडो को ओवरकम करना क्या ईजी है? नो, ऑब्वियस इसका आंसर है कि नहीं, इतना ईजी भी नहीं है ना। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज एंड कन्विक्शन। अब इसके लिए क्या चाहिए? लॉट्स ऑफ करेज चाहिए, कन्विक्शन चाहिए। शुरुआत में हमने ये वर्ड दोनों यूज़ किए थे, करेज एंड कन्विक्शन चाहिए। फिर डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन चाहिए, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म चाहिए टू फाइट द वर्ड्स। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इन्होंने सटीक इस्तेमाल किया है, इन्होंने वर्ड को भी अच्छे से सी, डी एंड ई, इन तीन वर्ड को यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने, सी से इन्होंने करेज एंड कन्विक्शन ले लिया, डी से डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ले लिया, और ई से इन्होंने एनर्जी एंड एंथुजियाज्म ले लिया। कि करेज होना चाहिए, ताकत होना चाहिए किसी के सामने लड़ने की, पॉजिटिव रहने की, कन्विक्शन के लिए ताकत होनी चाहिए आपके अंदर, डेडिकेशन होनी चाहिए, कोई आसान थोड़ी ना है ना। इतना सिस्मिक एक्टिव इंस्टेबल कंट्री है जापान, तो भी इतना बड़ा, इतना खड़ा रहा, कैसे हुआ? डेडिकेशन होना चाहिए, उन्होंने काम किया होगा 14-14 घंटे के लिए। डिटर्मिनेशन होना चाहिए सिंगापुर की तरह कि हमें जो भी सिचुएशन हो, मलेशिया ने हमको अलग कर दिया है तो भी हम खड़े होंगे, है ना, हम तो भी खड़े होंगे, तो वो डिटर्मिनेशन करना है। एनर्जी एंड एंथुजियाज्म चाहिए। अब करेज है, कन्विक्शन है आपके अंदर, डेडिकेशन भी है, डिटर्मिनेशन भी है, पर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो काम करोगे आप? काम नहीं कर पाओगे फ्रेंड। तो एनर्जी चाहिए वहाँ पे, एंथुजियाज्म चाहिए टू फाइट द वर्ड्स, ये शैडो के सामने, वर्ड्स के सामने लड़ने के लिए आपके अंदर ये सब चाहिए फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव दिया है, द पाथ टू सनशाइन। तो ये सनशाइन की ओर देखे रहना, पॉजिटिविटी रखना, वर्ड के सामने लड़ना, ये इतना आसान नहीं है। तो अब ये कैसे लड़े? तो पाथ टू सनशाइन, सनशाइन की ओर देखना का पाथ, ठीक है। इन्होंने ये मस्त हेडिंग बनाए, द पाथ टू सनशाइन, द डिफ़िकल्ट पाथ टू ट्रेड। डिफ़िकल्ट पाथ की ओर कैसे हम आगे बढ़े, और इन्होंने इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ पंक्तियाँ यूज़ की है, ठीक है। दे से इफ़ इट इज़ डार्क टुडे द सन विल शाइन टुमारो मॉर्निंग, फॉर द नाइट कैन नॉट स्टॉप द सन फ्रॉम राइजिंग। ये बोल रहे हैं कि अगर आज क्या है, डार्क है, अगर आज डार्क है तो कल सुबह सवेरा होगा, कल सुबह क्या होगा, सवेरा होगा और सूरज निकलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ ऐसा ही बोला था ना कि अंधेरा छटेगा और फिर से सूरज निकलेगा। तो यही है कि अगर आज डार्क है तो वो हटेगा और सूरज निकलेगा, कल मॉर्निंग में सूरज निकलेगा। फॉर द नाइट कैन नॉट स्टॉप द सन फ्रॉम राइजिंग, ये रात है, रात ये सूरज को उगने से, सूरज को निकलने से रोक नहीं सकती। अगर जितने भी शैडो है, जितने भी डिफ़िकल्टी है, उन सब डिफ़िकल्टी के सामने अगर आप पॉजिटिव रह के अगर लड़ते रहते हो तो वो डिफ़िकल्टी है, जो शैडो है, उसको जाना ही है और सनशाइन को आना ही है फ्रेंड, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया है। ऐसे हम अलग अलग कोट बना के हम हमारे एग्जाम में, हमारे ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। बट हाउ विल समवन हु हैज़ लॉस्ट होप अंडरस्टैंड दिस। किसी इंसान ने अगर होप, आशा ही छोड़ दी है, तो वो ये चीज़ कैसे समझेगा कि उसके सामने मतलब इंसान हार गया है। हमारे भी होता है ना, 5 साल 6 साल 7 साल दे दिए यूपीएससी जीपीएससी एग्जाम में, अलग अलग स्टेट पीसीएस में, और तो भी नहीं निकल रहा है। अब हमने आशा छोड़ दी है और हमारे सामने आके कोई बोल रहा है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, है ना, तो हम मतलब थोड़ी ना मानेंगे कि ये सब कहीं मतलब ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा हमें लगेगा। तो अगर किसी इंसान ने आशा ही छोड़ दी है, किसी नेशन ने आशा छोड़ दी, तो क्या करेंगे?
बाय लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ कंसाइन द इनर सनसाइन। ऐसे टाइम में हमें वॉइस ऑफ कंसाइन को समझना पड़ेगा, वॉइस ऑफ कंसाइन को सुनना पड़ेगा। ये ठीक से टर्मिनोलॉजी ली गई है। द वॉइस ऑफ कंसाइन यानी कि खुद के अंदर को, इनर सनसाइन को आपको देखना पड़ेगा, इनर सनसाइन को सुनना पड़ेगा। विच नेवर फेल्स एंड नेवर फेडर। ये बोलते हैं कि आपके अंदर जो आप है ना, आप खुद महसूस करते हो, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। अल्टीमेटली ये कि हम सब ने एथिक्स में भी यही पढ़ा है ना कि आपको अपनी कंसाइंस को सुनना चाहिए। कभी आपके सामने सब रास्ते बन गए, आपको लगता है अब तो क्या कर सकता हूँ मैं, तो आप इनर कंसाइंस को अपनी सुनो, और वो कहेगा तो वो आपको जानता होगा। आपका इनर कंसाइंस है ना, वो इम्पार्शियल स्पेक्टर है। एडम स्मिथ ने बोला है कि वो आपको इम्पार्शियल वे में आपको देखेगा, वो आपको समझता है, तो उसकी आप सुनो, आप अपने अंदर आपकी सुनो, और वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, वो आपको कभी फेल नहीं होने देगा। आपने जितनी भी होप लॉस कर दी है तो भी। देयर विल बी टफ टाइम्स व्हेन वी विल फील लाइक गिविंग अप। बहुत टफ टाइम आता है जब हम छोड़ देने का, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्री फेल होती है या मेंस में फेल होते हैं, तो हम हो सकता है हम फील वो करते हो गिविंग अप के लिए, टू शेडो ऑफ नेगेटिविटी। जो नेगेटिविटी होती है, फेलर और ऑब्स्टेकल बीच में आते रहते, तो ये सब शेडो हुए। शेडो के सामने हम गिव अप करने का बहुत बार सोच सकते हैं। इन सच सिचुएशन शेडो विल ओवर पावर सनसाइन। और ऐसे टाइम में क्या है, सनसाइन के ऊपर शेडो आ जाता है। मतलब यहाँ पे सनसाइन जैसा कुछ रहता नहीं, सनसाइन पीछे चला जाता है और शेडो क्या है, ओवर पावर कर जाता है। शेडो इतना पावरफुल हो जाता है कि फिर इंसान क्या करता है, गिव अप कर देता है और ऑल होप होती है वो लॉस कर देता है। इट इज़ देन दैट आवर कैरेक्टर इज टेस्टेड। पर ऐसी सिचुएशन में हमारा कैरेक्टर कैसे, हम किस तरह के इंसान है, वो हम टेस्ट होता है। बहुत टफ से टफ सिचुएशन, इजी आसान सिचुएशन किसी के सामने होती है तब थोड़ी ना वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था, इफ़ यू वांट टू जज द कैरेक्टर और पर्सन गिव हिम पावर, है ना। वहाँ पे आसान सिचुएशन में तो हर कोई सच बोलेगा, कोई वो गलत इस्तेमाल नहीं करेगा अपनी चीज़ों का। पर अगर इंसान के पास पावर आता है तब उस इंसान का कैरेक्टर पता चलेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर आपके सामने टफ सिचुएशन आती है, टफ सिचुएशन, और तब आप कैसे करते हो, क्या काम करते हो, किसी आपकी एक्शन कैसी रहती है, आप आशा यानी कि होप वगैरह लॉस करते हो कि नहीं, तो यहाँ पे वो जज होगी यहाँ पे फ्रेंड, है ना। इट इज देन दैट आवर कैरेक्टर इज टेस्टेड। ऐसे टाइम में हमारा कैरेक्टर टेस्ट होता है। स्टीफन हॉकिंस का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, स्टीफन हॉकिंस का। स्टीफन हॉकिंस कुड हैव इजीली ब्लेम्ड हिज डिसेबिलिटी। कितने डिसेबल थे, उनके जितना कोई डिसेबल इंसान ने इतनी महान सिद्धियां हासिल नहीं की। फिजिक्स में उन्होंने दुनिया में सबसे अव्वल नंबर का नाम था, और जिस दिन वो एक्सपायर हुए तो कितना लोगों ने उनके पीछे आंसू उनके निकले थे। तो स्टीफन हॉकिंस वो इतने डिसेबल होने के बावजूद वो कभी लड़े नहीं, वो आसानी से अपनी जो त्रुटियाँ थी उनको ब्लेम कर सकते थे, उनको डिसेबिलिटी को ब्लेम कर सकते थे। या अरुणिमा सिन्हा भी ब्लेम कर सकती थी कि मेरे तो अब पैर टूट गए, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो भी वो माउंट पे चढ़ी, है ना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। स्टीफन हॉकिंस पे उन्होंने भी नाम अपना दुनिया में कर दिखाया। वो ब्लेम कर सकते थे अपनी डिसेबिलिटी को, रो सकते थे, एंड रिपेंटेड फॉर हिज लॉस, है ना, उनके लॉस के लिए रोते रहते। हाउएवर ही चूज टू मेक इट हिज स्ट्रेंथ। उल्टा उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको चूज किया उनकी खुद की स्ट्रेंथ बनाने का, और फेस द वर्ल्ड, और वर्ल्ड को फेस करने का, है ना, और उन्होंने अपना नाम बनाया। ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ पे ऐश्वर्या ऋतुपर्णा का, ऐश्वर्या ऋतुपर्णा मैम का। इन्होंने भी, ये क्या थे, ये ट्रांसजेंडर थे, ट्रांसजेंडर फ्रेंड, ठीक है। ऐश्वर्या ऋतुपर्णा ये ट्रांसजेंडर वुमन है। ट्रांसजेंडर वुमन को सोसाइटी में कितना शेडो ऑफ सोसाइटी, उन्होंने सोसाइटी के दबे उनको कितना सुनना पड़ता है, कितनी सारी नेगेटिव कमेंट्स सुननी पड़ती है। और वो नेगेटिव कमेंट्स क्या है, शेडो है, शेडो ऑफ सोसाइटी, ठीक है। उन सबको ओवरकम करके इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ट्रांसजेंडर सिविल सर्वेंट बनी फ्रेंड, फर्स्ट ट्रांसजेंडर सिविल सर्वेंट बनी। तो ये भी अपने आप को ब्लेम कर सकती थी कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बिचारी हूँ, मैं तो घर में रह सकती हूँ, बस मैं सोसाइटी में बाहर नहीं जा सकती, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ तो लोग क्या कहेंगे। पर उन सबको फेस करते हुए वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर सिविल सर्वेंट बने, है ना फ्रेंड। तो ये पॉजिटिविटी का, ये सनशाइन की ओर देखने का नतीजा है फ्रेंड। सच करेज इज वॉट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी। ऐसा करेज जो पॉजिटिविटी लाता है और सेटिस्फेक्शन देता है हम सबको। बट देयर इज एन अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। स्टोरी की दो साइड होती है, स्टोरी की अदर साइड भी है यहाँ पे फ्रेंड, है ना, अदर साइड भी स्टोरी की है। तो अब शेडो भी लाइफ में, कि ऑलवेज सनशाइन नहीं, लाइफ में कभी कभी शेडो भी रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने और एक यहाँ पे बहुत अच्छा सा हेडिंग दिया है इन्होंने कि नेसेसिटी ऑफ शेडो की नेसेसिटी भी इन्होंने दिखाया कि शेडो भी लाइफ में कभी कभी आना जरूरी है। अगर सनशाइन पॉजिटिविटी ही रहेगी लाइफ में तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या तकलीफों में से क्या आपने सीखा है।
या आप क्या चीज़ें नहीं सीख सकते, क्या नहीं कर सकते, है ना फ्रेंड। तो शैडो से ही वो कुछ चीज़ें वो ऐसी है कि आपको लाइफ में तकलीफ आती है तभी पता चलती है कि आपके अंदर ये भी चीज़ है क्या। एट टाइम्स द शैडो इज़ रिक्वायर्ड, द शैडो ऑफ फेलर टू टेस्ट द कैरेक्टर। कभी कभी शैडो चाहिए टेस्ट करने के लिए फेलर का कैरेक्टर को आपको, है ना, कि आप फेल होते हैं तब आपका कैरेक्टर कैसा है। क्योंकि वही एक अरुणिमा सिन्हा के 2 पैर टूटे तब उनको पता चला कि उनके अंदर वो क्या कैपेसिटी है। तो फेलर टू टेस्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर आपका जज करने के लिए, चेक करने के लिए कभी कभी फेलर जरूरी है। एंड द शैडो ऑफ डिफेक्ट टू मेक फ्यूचर सक्सेस मोर रिवॉर्डिंग। कभी कभी डिफीट भी, हार भी जरूरी है ताकि फ्यूचर आप ज़्यादा रिवॉर्डिंग मिले, सक्सेस आपकी ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो। अगर हम यूपीएससी या जीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाते तो हमें उसका जो सक्सेस है उसका टेस्ट हमें ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता। और 3-4 साल हमने मेहनत करने के बाद, बार बार हारने के बाद फिर जीते तो उसका जो रिवॉर्ड होता है वो कितना ज़बरदस्त होता है, उनके बाद में कितनी खुशी मिलती है ना फ्रेंड। वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला वो फील नहीं कर सकता। मतलब कहने ये नहीं चाहता कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट लगाओ, है ना, पर यही है कि अल्टीमेटली कहना चाहता कभी कभी लाइफ में शैडो भी रिक्वायर्ड होता है। हैड थॉमस अल्वा एडिसन नॉट फेल्ड न्यूमरस टाइम। अगर थॉमस अल्वा एडिसन अगर 1000 टाइम फेल नहीं हुए होते तो उन्होंने क्या 1000 जो अलग अलग वे है जो काम नहीं करते बल्ब बनाने में, वो क्या उन्होंने वो ढूंढ पाए होते। अगर दशरथ मांझी का एग्जाम्पल रखें, है ना, दशरथ मांझी अगर उनकी वाइफ लॉस नहीं हुई होती, उनकी वाइफ एक्सपायर नहीं हुई होती तो ही वुड नेवर हैव कार्व अ वे थ्रू द माउंटेन। उन्होंने क्या माउंटेन के अंदर से माउंटेन को तोड़ के रास्ता बनाया होता। मतलब ये नहीं यहाँ पे प्रूव करना चाहते कि दशरथ मांझी के साथ में हुआ वो सही हुआ था ताकि उन्होंने रास्ता बनाया, ये फ्रेंड नहीं है कहीं पे कहने का मतलब। पर कभी कभी नैरो ऐसा कुछ छोटे छोटे है ना लाइफ में शैडो आने चाहिए, इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे शैडो आने चाहिए ताकि उन शैडो से अगर आप बाहर निकलते हो तो फ्यूचर में बड़ा अगर कहीं पे शैडो भी आता है ना तो आप उन सिचुएशन से बाहर निकल पाओ। एट दे से वाइट अपीयर्स वाइटर इन फ्रंट ऑफ ब्लैक। वाइटर्स क्यों दिखता है फ्रेंड, वाइटर क्यों किसके सामने दिखता है, ब्लैक के सामने वाइटर दिखता है। अगर वाइट को अगर कहीं पे ये बॉडी वाइट है, इसमें अब मैं अगर वाइट मार्कर से लिखूंगा तो कैसा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। पर यहाँ पे बैकग्राउंड अगर ब्लैक है तो ब्लैक के सामने अगर वाइट लिखूंगा तो दिखाई देगा, है ना फ्रेंड। तो इसी तरह ही लाइफ में शैडो होगा तो तभी पॉजिटिविटी यानी सनशाइन का आपको फल का टेस्ट उसका कैसा होगा वो भी पता चलेगा। सेम अप्लाइज टू लाइफ। ये वाइट अपीयर्स वाइटर इन फ्रंट ऑफ ब्लैक, इस तरह ये अप्लाई हमारी लाइफ को भी अप्लाई होते हैं। द टेस्ट ऑफ सक्सेस अचीव आफ्टर ओवरकमिंग ऑफ ऑब्स्टेकल इज इवन स्वीटर। जो बार बार हारने के बाद में हमें जो सक्सेस मिलती है ना उसके जो फल होते हैं ना वो फल क्या होते हैं, ज़्यादा स्वीट होते हैं, ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ठीक है, ये कहना चाहते हैं अल्टीमेटली। ऑल्सो एक्सेसिव ऑफ सनशाइन ऑफ सक्सेस, ज़्यादा सक्सेस मिलती है ना तो पीपल ज़्यादा एरोगेंट बन जाते हैं। इसीलिए भी जरूर है कि कभी कभी आपको हार मिले। इट इज देन दैट शैडो ऑफ स्टम्बलिंग अ लिटल इज रिक्वायर्ड टू कीप देम ह्यूमन एंड हम्बल। आपको ह्यूमन एंड हम्बल बनाने के लिए कभी कभी ऐसा शैडो रिक्वायर होता है लाइफ में ताकि आप ज़्यादा एरोगेंट ना बन जाए। इट इज दिस ह्यूमिलिटी दैट विल मेक द सक्सेस सस्टेनेबल। और ऐसी जो ह्यूमिलिटी आपके अंदर आएगी ना, बार बार हारने के बाद जो जीत मिलती है ना तो वो ज़्यादा सक्सेस होगी ना, वो सस्टेनेबल होगी। कुछ सिविल सर्वेंट होते हैं वो इजीली उनको मिल जाती है तो वो इजीली जॉब भी छोड़ देते हैं ना, इजीली पास हो जाते हैं तो इजीली जॉब छोड़ देते हैं, उनके लिए जो मुश्किल नहीं होता। पर आपने कभी देखा कि 6-7 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद किसी ने वो छोड़ दिया वो अटेम्प्ट, यानी कि उनको मिला हो, है ना, वो पास हो गए, IAS IPS बन गए और उनके बाद में उन्होंने जॉब छोड़ दी। ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं फ्रेंड, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर यही कह रहा है अल्टीमेटली फॉर कंट्रीज इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिवेंट लिवेंचेस टेंडेंसी ऑफ रशिया एंड चाइना। रशिया एंड चाइना की जो टेंडेंसी उनको रोकना भी जरूरी है। दैट नेशंस लाइक इंडिया एसोसिएटेड विथ क्वाड। रशिया एंड चाइना क्या करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं ना, उनकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो हर किसी को दबाने की कोशिश करें। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया जैसे कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, क्वाड में इंडिया जुड़ रहा है ना, क्वाड के साथ में इंडिया जुड़ा हुआ है। तो हमें कभी कभी ये बैलेंस करने के लिए भी जरूरी होता है कि किसी और के साथ में हम बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए जुड़े ताकि उनकी रिवेंचेशन टेंडेंसी होती है उस टेंडेंसी को प्रिवेंट किया जाए। दिस बिलीव इज द सनशाइन ऑफ इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर, ताकि इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर रहे वेयर शैडो ऑफ हेगेमोनी डज नॉट प्रिवेल, हेगेमोनी किसी की ना आए। आज जैसे कि अभी हम कभी कभी रशिया और आज चाइना के साथ में भी सॉफ्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ताकि जो यूएसए हमारे ऊपर प्रेशर करने की कोशिश रहे तो उनको बैलेंस करने के लिए ये सब जरूरी है। तो प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए ये सब जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड, अब ये हो गया कि दोनों साइड, सनशाइन की पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड हो गई, शैडो की पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड हो गई, है ना फ्रेंड। अब हमें जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना था, ये मैडम ने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी यहाँ पे दिखा दी है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड
सनशाइन और पीस एंड हार्मनी की ज़रूरत है। सनशाइन होना चाहिए फ्यूचर में, पर कैसा होना चाहिए? पीस एंड हार्मनी का। फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड कैसा होना चाहिए? पीस एंड हार्मनी वाला फ्रेंड, ठीक है। व्हेन डिफिकल्टी कम, जब डिफिकल्टी आती है, दे ब्रिंग विद देम अपॉर्चुनिटी। डिफिकल्टी आती है तो साथ साथ में अपॉर्चुनिटी भी आती है। कहते हैं ना, मुश्किलें आती है पर उसके साथ में कुछ ना कुछ नई नई तकें भी लेके आती है। व्हेन फेलर कम्स इट ब्रिंग विद इट सेल्फ लेसन। हम बार बार फेल होते हैं तो नए नए लेसन भी सीखते हैं फ्रेंड, है ना। जैसे आज के टाइम में हमारे पर जो यूएसए प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेशर के साथ साथ में हम और भी कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। उस प्रेशर को फ्यूचर में आएगा तो हम फ्यूचर में अच्छे से काउंटर कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन को हम कुछ ना कुछ नए वे में सीखते हैं। तो जब डिफिकल्टी आती है साथ साथ में अपॉर्चुनिटी आती है फ्रेंड। जब फेलियर आती है तो उसके साथ साथ में हम कुछ लेसन भी सीखते हैं। द लेसन ऑफ फॉर पर्सनल ग्रोथ। और ये लेसन क्यों जरूरी है? पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंशन के लिए जरूरी है, और ग्लोबल हार्मनी के लिए जरूरी है। द रिसेंट शेडोज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये शेडो ही है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि उनका इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे कंट्री में भी हो रहा है। एंड कोविड पैंडेमिक आया, उसका भी शेडो हैव हैम्पर्ड ऑल द थ्री एरिना। सबको इन्होंने अफेक्ट किया है, सबको इफेक्ट किया है। पर्सनल ग्रोथ को भी अफेक्ट किया है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को भी अफेक्ट किया है, ग्लोबल हार्मनी को भी रशिया यूक्रेन वॉर और पैंडेमिक ने अफेक्ट किया है। हाउएवर सून कम टू द सनशाइन ऑफ वैक्सीन। पर फिर उसके सामने क्या आ गया? सनशाइन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन आ गई है ना फ्रेंड, वैक्सीन आ गई और ये सनशाइन यानी कि पॉजिटिव लेके आई थ्रू। और ये कैसे बना? तो ग्लोबल कोलैबोरेशन की वजह से बना। किसी एक कंट्री ने अपने आप से वैक्सीन नहीं बना ली, बहुत सारे कंट्री ने अलग अलग वे में क्या किया? तो कोलैबोरेशन किया। ग्लोबल कोलैबोरेशन की वजह से सनशाइन बनी। एज रिगार्ड्स द वॉर, वॉर के बारे में बात करें अगर, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर सनशाइन ऑफ डायलॉग। अभी ये वॉर चल रही है, उसमें क्या डायलॉग की जरूरत है? सनशाइन ऑफ डायलॉग, डायलॉग की जरूरत है। एज दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर बट एरा ऑफ पीस। ये किसने बोला था? ये बुद्ध का डायलॉग है ना। बुद्ध का डायलॉग तो ये पीस में मानते हैं पर, और इंडिया ने वर्ल्ड को क्या दिया? बुद्ध दिया, हमने कभी युद्ध नहीं दिया। ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला था कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर। वॉर का एरा नहीं है, वॉर है, ये पीस का एरा है। और ये हमारी बुद्धा की फिलोसॉफी, ये पूरे वर्ल्ड को हम सिखाते हैं। और इसीलिए हमें क्या अभी रिक्वायरमेंट है? सनशाइन ऑफ डायलॉग, डायलॉग करने की ज़रूरत है इन सब वॉर वगैरह से बाहर आने के लिए। व्हेन वी टॉक ऑफ फेसिंग ऑल दिस न्यूमरस सनशाइन, अलग अलग जब हम सनशाइन को फेस करेंगे, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट नॉट ऑलवेज विल वी बी सपोर्टेड और हैंड होल्डेड। मतलब जब जब हम सनशाइन की ओर देखने की कोशिश करेंगे, जरूर नहीं कि हमको कोई ना कोई सपोर्ट करता रहेगा। आज जब पहलगाम में अटैक हुआ तब इंडिया ने जो एक्शन लिया, किसी वर्ल्ड ने हमें डायरेक्टली साथ नहीं दिया ना, किसी ने साथ नहीं दिया। तो जरूर नहीं कि हमें कोई ना कोई ना हमारा हाथ पकड़ के खड़ा रहेगा। देयर विल बी दिस व्हेन वी विल हैव टू एकला चलो रे, कभी कभी हमें एकला चलना पड़ेगा। ये किसने बोला था? जोदी तोरे डाक सुने मुझा तो अब एकला चलो रे, ये किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। उन्होंने बोला था कि कभी कभी हमें एकला चलना पड़ता है, हमें अकेले चलना पड़ता है। तो आज के टाइम में कभी कभी इंडिया को अकेले भी चलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हम सबको हमारा ऑलवेज कोई हाथ पकड़ता रहे। तो देयर विल बी देयर टाइम होगा व्हेन वी विल हैव टू एकला चलो, कभी कभी हमें एकला चलना पड़ेगा। एंड बी द चेंज वी विश टू सी इन द वर्ल्ड, और हमें वो चेंज बनना पड़ेगा जो विश्व में हम देखना चाहते हैं, विश्व में वर्ल्ड में हम देखना चाहते हैं, वो हमें खुद को चेंज बनना पड़ेगा। बी इट महात्मा गांधी हो, राजा राम मोहन राय हो। महात्मा गांधी का एग्जांपल इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन में दिया है कि अगर महात्मा गांधी हो, राजा राम मोहन राय हो, लीडरशिप हैज ऑलवेज पेव द वे टुवर्ड द सनशाइन ऑफ अ बेटर फ्यूचर। इन लीडरशिप ने हमें बेटर फ्यूचर देखना सिखाया है, बेटर फ्यूचर देखना सिखाया है। इन दिस ग्लोरियस फ्यूचर, ऐसे ग्लोरियस फ्यूचर में लेट अस ओवरकम द शैडो ऑफ हेट। मस्त वर्ड यूज़ किया है कि ऐसे ग्लोरियस फ्यूचर में हमको ओवर करना चाहिए शैडो कौन सा? हेट का, नफरतों की दीवारों को दूर करना चाहिए। रिफ्लेक्टेड बाय जॉर्ज फ्लोयड्स डाइंग वर्ड। जॉर्ज फ्लोयड था, वो ब्लैक लाइव्स मूवमेंट के अगेंस्ट में लड़ रहा था यूएसए में, है ना, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट का रेसिस का प्रॉब्लम तो यूएसए में सबसे ज़्यादा ही चल रहा है। तो ये जॉर्ज फ्लोयड मरते मरते क्या बोला था? आई कैन नॉट ब्रीथ, मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं यूएसए की धरती पे सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये शैडो ऑफ हेट की वजह से हो रहा था कि रेसिज्म का शिकार हो रहे थे, इसकी वजह से यहाँ पे इस नफरत की वजह से इसको मरना पड़ा था। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए ये शैडो ऑफ हेट को और लव को स्प्रेड करना चाहिए। और इंस्टेंट हमें क्या एडोप्ट करना चाहिए? सनशाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सनशाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एज रिमाइंडेड बाय, किसने बोला था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये दिखाया था कि प्रॉस्पेरिटी को अपनाना चाहिए, शैडो ऑफ हेट में नहीं रहना चाहिए। और इसके लिविंग वर्ड क्या थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के? इसके लिविंग वर्ड थे आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है।
मेरा है सपना है, मेरा सपना क्या है, प्रॉस्पेरिटी आए, पूरे यूएसए में प्रॉस्पेरिटी आए, पूरे वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी आए और किसी को किसी की नफरतों का शिकार ना बनना पड़े, ताकि किसी और जॉर्ज फ्लोयड को ये ना बोलना पड़े कि आई कैन नॉट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से इस ऐसे को समझाया है। ठीक है फ्रेंड, अब ये एंड पे हम चलते हैं। लेट अस ब्रेक दिस डायकोटॉमी को ब्रेक कर देते हैं बाय सप्रेसिंग द शैडो ऑफ वाइसिस ऑफ जेलसी। जो शैडो है, शैडो ऑफ वाइसिस ऑफ जेलसी, जेलसी को हटाओ, जेलसी को गोली मारो, करप्शन को गोली मारो, ऑपरेशन एंड सुपरस्टिशन को गोली मारो, इन सब से दूर रहो एंड एम्पावर द सनशाइन ऑफ वर्च्यू ऑफ लव। और लव, पूरे वर्ल्ड में लव को स्प्रेड करो, रिस्पेक्ट करो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति से एक दूसरे के साथ में रहो, शांति से एक दूसरे के साथ में रहो, देवदूत बनो एंड हारमोनी से रहो थ्रू द आइडिया ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। जो हमारा आइडिया है वसुदेव कुटुंबकम का, वसुदेव कुटुंबकम के आइडिया से जियो। लेट अस रिमाइंड आवर सेल्फ ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द पास्ट टू मूव टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव फ्यूचर। यहाँ पे फिर से शुरुआत हमने जहाँ से की थी वहाँ से उसके साथ में लिंक किया है कि कैसे हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने उस शेडो से निकल के। तो रिमाइंड करवाता है हमारा आवर सेल्फ ऑफ द स्ट्रगल कौन सी, पास्ट की स्ट्रगल को, टू मूव टूअर अ प्रोग्रेसिव फ्यूचर की ओर मूव करने के लिए, बाय फेसिंग शेडो ऑफ चैलेंजेस को फेस करके विद पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ दिस टू सेल पास। और ये भी चला जाएगा, ये टाइम भी पास हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम्स है जितने भी वो पास हो जाएंगे और हम एक अच्छे युग में प्रवेश करेंगे। ठीक है, पॉजिटिविटी रहेगी लाइफ में। तो इस तरह ऐसे को इन्होंने कंप्लीट किया है। ठीक है फ्रेंड, बहुत अच्छे से ऐसे लिखा, कितना अच्छा वर्ड यूज, विश्व गुरु किया है, फिर भारत भाग्य विधाता भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वसुदेव कुटुंबकम को यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है ना फ्रेंड। बहुत अच्छे वर्ड, अच्छे कोट, अच्छे एग्जाम्पल, अच्छे आर्गूमेंट्स दिए और डायमेंशंस बहुत अच्छे। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के डायमेंशन, कंक्लूजन वगैरह सब अलग अलग हम एग्जाम्पल में यूज़ करके ऐसे में यूज़ करेंगे तो हमारा ऐसे बहुत अच्छा दिखेगा फ्रेंड। ठीक है, इस तरह हम अलग अलग ऐसे को लिखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि कोई पीछे ना रह जाए, बहुत अच्छे मार्क्स मिले सबको। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको पसंद आया हो तो ये शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ में। थैंक यू।